मेरा नाम रंजीत है। मैं हरियाणा के पानीपत शहर के पास एक गांव में रहता हूं। मेरा परिवार खेती बाड़ी करता है, पर मैं पिछले 12 सालों से ट्रक ड्राइवर हूं। पूरे उत्तर भारत में मैंने अनगिनत चक्कर लगाए हैं। दिल्ली से मुंबई तक और कोलकाता से कश्मीर तक सड़कों पर ही मेरी आधी जिंदगी बीती है। पर एक सफर जो मैंने दिल्ली जयपुर हाईवे पर किया था, उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। वो डर आज भी मेरी आंखों के सामने तैरता रहता है। यह घटना 3 साल पहले सर्दियों की है। मुझे दिल्ली से उदयपुर के लिए स्टील का भारी माल पहुंचाना था। माल बहुत जरूरी था, इसीलिए मुझे रात में ही निकलना पड़ा। यह मेरा पुराना रूट था, जिस पर मैं हजारों बार जा चुका था। मैं अपनी नई टाटा ट्रक चला रहा था, जो बिल्कुल सही कंडीशन में थी। मेरा हेल्पर छोटू इस ट्रिप पर मेरे साथ था। वह एक नया लड़का था जो अभी अभी काम सीख रहा था। हमने दिल्ली से शाम 7 बजे के आसपास सफर शुरू किया। मौसम ठंडा था और हाईवे पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक था। हमने रास्ते में ढाबे पर चाय पानी लिया और रात के 10 बजे तक हम गुड़गांव क्रॉस करके राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले थे। सर, सुना है इस रास्ते पर रात में कुछ ठीक नहीं होता, छोटू ने डरते हुए कहा। मैंने उसे हंसकर टाल दिया। अरे छोटू, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं 12 साल से गाड़ी चला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी धुन में गाने सुन रहा था और गाड़ी चला रहा था। रात के 11 बजते बजते हम जयपुर हाईवे के एक बहुत ही सुनसान हिस्से पर आ गए। यहां हाईवे की दोनों तरफ सिर्फ सूखे खेत और दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे थे। ट्रैफिक अब बहुत कम हो चुका था। इक्का दुक्का ट्रक ही दिख रहे थे। तभी मेरे ट्रक में एक अजीब सी कंपी महसूस हुई, बहुत हल्की, जैसे सड़क में कोई गड्ढा आया हो, पर सड़क एकदम सीधी और चिकनी थी। क्या हुआ सर? छोटू ने पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई पत्थर लगा होगा, मैंने कहा, पर मेरे मन में थोड़ी बेचैनी थी। कुछ मिनट बाद मेरे रेडियो में अचानक सफेद नॉइज, स्टैटिक साउंड आनी शुरू हो गई। कोई गाना नहीं, बस घर घर की आवाज। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है सिग्नल नहीं आ रहा, मैंने छोटू से कहा और रेडियो बंद कर दिया। अंधेरा और सन्नाटा अब केबिन में छा गया था। मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दी। करीब 12 बजे रात को हमने एक पुराने आधे बने हुए पुल को पार किया। यह पुल कुछ साल पहले बना था, पर कभी पूरा नहीं हुआ और अब वह ऐसे ही पड़ा था। पुल के नीचे कुछ पानी जमा था और ऊपर से गुजरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही हम पुल पार करके आगे निकले, मेरे साइड मिरर में मैंने कुछ देखा। मेरी ट्रक के ठीक पीछे अंधेरे में एक छोटी सी हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी दूर थी, पर वह हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। छोटू, वो पीछे क्या है? मैंने पूछा। छोटू ने मुड़कर देखा। पता नहीं सर, लगता है कोई बाइक है, पर इतनी तेज कैसे आ रही है? वह रोशनी बहुत तेजी से करीब आ रही थी और वह बाइक की रोशनी नहीं लग रही थी। वह बहुत असामान्य थी और तभी उस रोशनी के साथ एक धीमी घिसी हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। यह आवाज हवा की नहीं थी, यह सीधे मेरे दिमाग में आई थी। यह एक स्त्री की आवाज थी जो दर्द में सिसक रही थी। अरे सर, यह क्या है? छोटू डर गया। यह आवाज कहां से आ रही है? मैंने आवाज को अनसुना करने की कोशिश की और ट्रक की स्पीड बढ़ाई, पर जैसे जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई, वह नीली रोशनी भी उतनी ही तेजी से करीब आने लगी और सिसकने की आवाज भी अब और ज्यादा साफ हो गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के ठीक पास आकर रो रहा हो। सर, सर, वो ट्रक के पास आ गई है, छोटू चिल्लाया। मैंने अपने साइड मिरर में देखा। वह नीली रोशनी अब हमारी ट्रक के ठीक पीछे थी और रोशनी के बीच मैंने एक हल्का सा आकार देखा। वह एक महिला का आकार था, जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी। वह हमारी ट्रक के पीछे हवा में तैर रही थी और उसके हाथ हमारे ट्रक के पीछे के गेट पर रखे थे। मैं डर के मारे चिल्लाया और बिना सोचे समझे स्टीयरिंग व्हील घुमाया। ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चली गई और एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो गया। हमने आंखें खोली। हम हताश हो चुके थे। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और पीछे की तरफ डाली। वहां कोई नहीं था। नीली रोशनी गायब थी और महिला का आकार भी। सिर्फ अंधेरा था और सुनसान रात का सन्नाटा। अरे सर, क्या हुआ? छोटू कांप रहा था।
मुझे मुझे नहीं पता छोटू, मैंने हकलाया। हम यहां नहीं रुक सकते। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने कई बार चाबी घुमाई, पर सिर्फ क्लिक क्लिक की आवाज आई। बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। हम दोनों ट्रक के अंदर फंस चुके थे, और तभी हमने अपने केबिन की छत पर एक हल्की सी खुरचने की आवाज सुनी। खुर्रा खुर्रा। यह आवाज बहुत धीमी थी, पर इतनी साफ थी कि हमें लगा कि कोई ठीक हमारे सिर के ऊपर बैठा है। अरे सर, ये क्या है? छोटू की आंखें बाहर निकल रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और छत पर डाली। छत पर कोई नहीं था, पर छत पर गीले काले निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से छत को खरोंचा हो। और तभी मैंने अपने कान के पास वही स्त्री की सिसकने वाली आवाज फिर से सुनी। इस बार वह आवाज हमारे केबिन के अंदर से आ रही थी। अरे नहीं, छोटू चिल्लाया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मेरे हाथ पर एक ठंडा गीला स्पर्श महसूस हुआ। मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली। मेरे हाथ पर एक पतली गीली उंगली थी। वह उंगली बहुत ठंडी थी और उस पर मिट्टी और कुछ काला द्रव लगा था, और वह उंगली मेरे हाथ को सहला रही थी। मैं डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा। मेरे ठीक बगल में ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के बीच की जगह पर एक नीले रंग की साड़ी का किनारा दिख रहा था, और साड़ी के किनारे से ऊपर एक हाथ दिख रहा था जो मेरे हाथ को सहला रहा था। और उस हाथ से ऊपर अंधेरे में एक चेहरा दिखाई दिया। वह महिला जिसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला था और उसे लगातार पानी टपक रहा था। मेरा हाथ उस ठंडी गीली उंगली के स्पर्श से सुन्न हो गया था। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी ट्रक की सीट और छोटू के बीच की खाली जगह से वह नीले साड़ी वाली औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसका चेहरा मैंने पहले ही देख लिया था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे, पर अब जब वह इतनी करीब थी तो मैंने देखा कि उसके चेहरे से लगातार पानी रिस रहा था, जैसे वह अभी अभी कहीं से डूबी हुई हो। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर चिपके थे, और उसका मुंह वह अब भी अस्वाभाविक रूप से खुला था, और उससे गला घोंटकर सिसकने जैसी आवाज आ रही थी। उसने अपना खाली मुंह मेरे कान की ओर करीब लाया और फिर से मेरा नाम फुसफुसाया। रंजीत, तुम मेरे हो। तभी छोटू, जो मेरे बगल में बैठा था, जोर से चीख पड़ा, सर भागो! छोटू ने चिल्लाकर ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। उसकी चीख से वह औरत कुछ पल के लिए ठिठक गई। यही मेरा मौका था। मैंने अपना हाथ झटके से खींचा और ट्रक के दरवाजे की तरफ भागा। मैं जानता था कि वह औरत अब दरवाजा बंद कर देगी, इसलिए मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और खुद को बाहर फेंक दिया। मैं कच्चे रास्ते पर गिरा। उठकर मैंने पीछे देखा। वह नीले साड़ी वाली औरत अब ट्रक से बाहर हवा में तैर रही थी। वह ट्रक के दरवाजे पर खड़ी होकर मुझ पर शांत, खाली नजरों से घूर रही थी। उसके मुंह से पानी टपक रहा था। छोटू, मैंने आवाज दी। छोटू मुझसे कुछ दूर झाड़ियों के पीछे कांप रहा था। सर, यहां मत आओ, वो मुझे मार देगी। वो डर के मारे कांप रहा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे उस औरत पर डाली। जैसे ही टॉर्च की तेज रोशनी उस पर पड़ी, उसने अपनी खाली आंखों से दर्द भरी सिसकी ली और अपने चेहरे को झटका दिया। ऐसा लगा जैसे उसे रोशनी से तकलीफ हो रही हो। मुझे समझ आ गया, वह रोशनी से डरती थी। मैंने टॉर्च को लगातार उस पर डाले रखा और छोटू की तरफ भागा। छोटू, भागो! हाईवे पर वापस चलो! हम दोनों अंधेरे में उस ट्रक को छोड़कर जान बचाकर भागे। हम सीधे हाईवे की तरफ भागे, अपनी पीठ उस भयानक चीज की तरफ किए हुए थे। भागते भागते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब हमारी तरफ तेजी से तैरती हुई आ रही थी। वह अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए थी, जैसे हमें पकड़ना चाहती हो। उसकी नीली साड़ी हवा में जोर से लहरा रही थी, और तभी उस सिसकने की आवाज के साथ हवा में एक तेज सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध फैल गई। ये दुर्गंध इतनी तेज थी कि मेरे सांस लेना मुश्किल हो गया। हम भागते रहे जब तक कि हम हाईवे पर नहीं पहुंच गए। सर, अब क्या? छोटू हाँफ रहा था। अब रोशनी चाहिए, कोई ट्रक वाला मिल जाए, मैंने कहा। हम दोनों ने हाईवे के बीचों बीच खड़े होकर
आने वाले वाहन की हेडलाइट्स का इंतजार करना शुरू कर दिया। हम दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी दूर से एक तेज हॉर्न की आवाज आई और एक बस तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। हमने बस को रुकने का इशारा किया। बस के ड्राइवर ने हमें देखा, हमारी हालत देखी और शायद सोचा कि हम कोई मुसीबत में हैं। उसने बस की स्पीड धीमी की, पर जैसे ही बस थोड़ी धीमी हुई, छोटू ने पीछे की तरफ इशारा किया। सर, वो आ गई। उस भयानक नीले साड़ी वाली औरत ने बस से भी ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आना शुरू कर दिया था। वह अब हमारे बहुत करीब थी और सड़ी हुई मछली की गंध असहनीय थी। बस ड्राइवर ने हमें देखा और फिर पीछे मुड़कर उस चीज को देखा। जैसे ही ड्राइवर ने उस भूतनी को देखा, उसने चीख मारी और जोर से ब्रेक लगा दिया। बस वहीं बीच हाईवे पर झटके से रुक गई और तभी उस औरत ने बस की तरफ देखा। उसकी काली आंखें पल भर के लिए बस के शीशे पर टिकीं और फिर बस की हेडलाइट्स एक झटके में बुझ गईं। पूरे हाईवे पर अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में बस के अंदर से यात्रियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। भागो, यहां नहीं रुकना! मैंने चिल्लाकर छोटू को खींचा। हम दोनों बस को छोड़कर वापस अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। हमें बस से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वह चीज बस को भी अपने वश में कर रही थी। हम दोनों सड़क से नीचे खेतों की तरफ भागे। अब हम सीधे अंधेरे में भाग रहे थे, बिना किसी दिशा के। तभी भागते भागते छोटू ने ठोकर खाई और गहरे पानी के नाले में गिर गया। छोटू, मैं चिल्लाया। वह नाला गंदा और कीचड़ भरा था, पर पानी गहरा था। मैं उसे खींचने के लिए नाले की तरफ झुका और तभी मेरे ठीक पीछे मैंने एक तेज ठंडी सांस महसूस की। वह नीले साड़ी वाली औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। वह अब हमसे नहीं तैर रही थी, बल्कि वह जमीन पर खड़ी थी और उसके कपड़े बिल्कुल गीले थे, जैसे वह अभी अभी किसी गहरे पानी से निकली हो। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम कहां भागोगे रंजीत? उस ठंडी गीली पकड़ ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मेरे पूरे शरीर में बर्फ जैसा ठंडा करंट दौड़ गया। वह ठंडक इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि मेरी हड्डियां तक जम जाएंगी। मैं नाले के किनारे झुका हुआ था और छोटू नीचे पानी में फंसा हुआ था। छोड़ दे मुझे! मैं दर्द और डर के मारे चिल्लाया और पूरी ताकत से उसके हाथ को झटका दिया, लेकिन उसकी पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। अब नहीं रंजीत! उसकी सिसकने वाली आवाज मेरे कान के पास गूंजी। उसकी सांसें बहुत ठंडी और सड़ी हुई थीं। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली और हिम्मत जुटाकर उसे धक्का दिया। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, मैंने महसूस किया कि वह औरत वजनहीन थी। वह कोई इंसान नहीं थी। मेरे धक्का देने से वह थोड़ी पीछे हटी, पर उसकी पकड़ मेरे जैकेट पर बनी रही। तभी छोटू जो नाले में था, उसने हिम्मत जुटाई। उसने नीचे नाले से एक ईंट उठाई और पूरी ताकत से उस औरत के हाथ पर मार दी। ईंट लगते ही उस औरत ने एक तेज भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी तीखी थी कि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। उसकी पकड़ ढीली हुई। भागो सर, जल्दी! छोटू चिल्लाया। मैं तुरंत उठा और बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। मैंने नाले में फंसे छोटू को खींचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वहां रुका तो हम दोनों मारे जाएंगे। छोटू, मैं वापस आता हूं! मैंने चिल्लाया। मैं पूरी ताकत से हाईवे की विपरीत दिशा में भागा। मैं जानता था कि वह चीज अभी भी मेरे पीछे है। मुझे उसकी सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध हवा में साफ महसूस हो रही थी। मैं भागता रहा जब तक कि मुझे अपने फेफड़ों में दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी भागते भागते मेरी नजर सड़क से दूर एक छोटी टूटी हुई इमारत पर पड़ी। वह एक पुराना अधूरा बना मंदिर जैसा कुछ था, जिसके ऊपर भगवा रंग का ध्वज हवा में झूल रहा था। मुझे याद आया कि हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बुरी शक्तियां पवित्र जगहों पर नहीं जा सकती। मैंने बिना सोचे समझे उस मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं मंदिर के टूटे हुए गेट के पास पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह नीले साड़ी वाली औरत अब हाईवे पर मेरे से लगभग 20 कदम की दूरी पर रुक गई थी। वह सीधे खड़ी थी और उसकी काली आंखें मुझे क्रोध से घूर रही थीं। वह सिसक नहीं रही थी। वह अब खड़ी होकर गुस्से से देख रही थी और उसके गीले कपड़ों से भाप जैसी कुछ चीज निकल रही थी।
और तभी उस औरत ने अपना मुंह खोला। उसका मुंह अब सिर्फ खुला नहीं था, बल्कि वह बहुत बड़ा हो गया था, जैसे कोई गहरा गड्ढा। और उसके मुंह से पानी की जगह काले रंग का गाढ़ा झाग निकल रहा था। और उस झाग के बीच से एक आवाज आई। ये अब सिसकना नहीं था, ये एक मोटे पुरुष की भयानक गरज थी। तू बचकर नहीं जाएगा रंजीत, तू मेरे पानी में डूबेगा। मुझे लगा कि मेरे कानों में खून आ जाएगा। मैं तुरंत मंदिर के अंदर भागा। मंदिर के अंदर एक पुरानी धूल भरी मूर्ति रखी थी। मैंने मूर्ति के सामने झुककर हाथ जोड़ लिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। बाहर उस भयानक आवाज की गूंज अब भी आ रही थी, पर वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैं कांप रहा था, पर मैंने महसूस किया कि मंदिर के अंदर की हवा बाहर से गर्म और शांत थी। ये मुझे सुरक्षा का एहसास दे रही थी। मैं लगभग आधा घंटा तक वहीं बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। जब मुझे लगा कि अब शांति है, तो मैंने धीरे से बाहर झांका। हाईवे पर कोई नहीं था, न वह औरत, न नीली रोशनी, और न ही वह भयानक दुर्गंध। सिर्फ घना अंधेरा और रात का सन्नाटा था। पर मुझे छोटू याद आया। वह नाले में था। मुझे पता था कि मुझे जाना पड़ेगा, पर अब मैं अकेला नहीं जा सकता था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। भाग्य से फोन में हल्का सा सिग्नल आ रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और अपनी ट्रक की लोकेशन बताई, पर मैंने भूतनी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने बस कहा कि मेरी ट्रक खराब हो गई है और मेरा हेल्पर नाले में गिर गया है। पुलिस को आने में समय लगता। मुझे छोटू के पास जाना था। मैंने मंदिर के बाहर कदम रखा। अब हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि सामान्य थी। मैं वापस नाले की तरफ भागा। जब मैं नाले के पास पहुंचा तो मैंने छोटू को देखा। वह नाले के किनारे बेहोश पड़ा था। मैंने उसे खींचकर ऊपर निकाला। वह पूरी तरह से गीला था और कांप रहा था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। मैंने उसे उठाया और वापस मंदिर की तरफ ले गया, जहां मैं रोशनी में उसका इलाज कर सकूं। मंदिर में पहुंचकर मैंने उसे जमीन पर लिटाया। उसके चेहरे पर नीले रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छोटू के हाथ पर, जहां उस औरत ने पकड़ा था, वहां 5 उंगलियों के निशान थे, गहरे काले और गीले निशान। और तभी छोटू ने आंखें खोली। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह मुझे नहीं देख रहा था। उसकी आंखें छत की तरफ थीं और वह डर से कांप रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान छोटू की नहीं थी, वह बहुत ठंडी और भयानक थी। और उसने एक पतली स्त्री की आवाज में फुसफुसाया, तुम उसे नहीं बचा सकते। छोटू की वह ठंडी भयानक मुस्कान देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह आवाज जो उसके मुंह से निकली थी, वह छोटू की नहीं थी। वह वही नीले साड़ी वाली औरत की घिसी हुई सिसक थी। अरे छोटू, तुम ठीक हो? मैंने डरते हुए पूछा। छोटू की आंखें अभी भी छत की तरफ थीं और वह धीरे धीरे हंसने लगा। वह हंसी बहुत धीमी, खींची हुई और अमानवीय थी। मैं ठीक हूं, छोटू की आवाज में वह स्त्री बोल रही थी। मैं अब अकेली नहीं हूं रंजीत। मुझे समझ आ गया था कि वह भूतनी अब छोटू के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वह शायद पानी के नाले में उसके पास गई होगी। मैंने तुरंत अपने आप को मंदिर के पीछे की दीवार से सटा लिया। मैं उस अंदर घुसे हुए छोटू से दूर रहना चाहता था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। छोटू, जो अब वह औरत थी, वो बहुत धीरे से सीधा बैठ गया। उसके शरीर पर नाले का पानी और कीचड़ लगा था, पर उसके हाव भाव में अजीब सी शांति थी। मुझे तुम चाहिए रंजीत, उसने कहा। वह जगह चाहिए जहां तुम भाग कर आए हो। उसने धीरे से अपनी आंखें मेरी तरफ घुमाईं। उसकी आंखें छोटू की थीं, पर उनमें कोई आत्मा नहीं थी। वे बस काली, खाली पुतलियों जैसी थीं। यह मंदिर है, तुम यहां नहीं आ सकती, मैंने कांपते हुए कहा। छोटू ने हंसकर अपना हाथ उठाया और मंदिर की पुरानी मूर्ति की तरफ इशारा किया। हाँ, मिट्टी और पत्थर, ये मुझे रोक नहीं सकते। मैं पानी हूं, मैं हर जगह हूं। वह धीरे धीरे जमीन पर घुटने के बल खड़ा हो गया। उसके चलने का तरीका छोटू का नहीं था। वो बहुत तिरछा और झटकेदार था। मैंने देखा कि उसके हाथों पर बने काले गीले निशान अब चमकने लगे थे। बाहर आ जाओ रंजीत,
बाहर तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा ट्रक। मैंने अपनी जेब में टटोल कर देखा। मेरी टॉर्च अभी भी मेरे पास थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम छोटू नहीं हो, मैं चिल्लाया। तभी छोटू के शरीर ने जोर से कांपना शुरू कर दिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसने अपने ही सिर को पत्थर की जमीन पर दे मारा। धम! वह औरत अब छोटू को तकलीफ दे रही थी। बाहर आओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। मैं अंदर से टूट गया। मैं जानता था कि अगर मैं बाहर गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, पर मैं छोटू को भी मरते नहीं देख सकता था। मैंने तुरंत टॉर्च ऑन की और उसकी तेज रोशनी सीधे छोटू के चेहरे पर डाली। तेज रोशनी पड़ते ही छोटू का शरीर झटके से पीछे गिरा। उसने एक तेज चीख मारी, पर इस बार की चीख दर्द की थी, गुस्से की नहीं, और उसके शरीर से तेज भाप उठनी शुरू हो गई। वह भाप सड़ी हुई मछली जैसी गंध दे रही थी। भाप कुछ देर तक उसके शरीर से निकली और फिर रुक गई। छोटू जमीन पर स्थिर पड़ा था। मैंने धीरे से उसके पास गया। मैंने उसे छुआ। उसका शरीर अब ठंडा नहीं था, बल्कि सामान्य था। छोटू, मैंने धीरे से आवाज दी। उसने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें डर से भरी थीं, खाली नहीं। सर, मुझे क्या हुआ था? हम कहाँ हैं? वह हाँफ रहा था। चुप रहो, कुछ नहीं। मैंने उसे जल्दी से उठाया। तुम होश में हो? वह औरत, वह मेरे अंदर थी। छोटू डर के मारे रोने लगा। चुप, आवाज मत करना। मैंने उसे गले लगाया। वह चली गई। हमें यहां से निकलना होगा। मैंने उसे मंदिर की अंदरूनी दीवार से सटाकर बिठाया। तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूं कि रात कितनी बची है, मैंने कहा। बाहर अंधेरा अभी भी घना था। मैंने अपने फोन में देखा। रात के 3 बज रहे थे। सुबह होने में अभी बहुत समय था। तभी हमें बाहर से एक आवाज सुनाई दी। ये किसी इंसान के जोर से रोने की आवाज थी। आवाज हाईवे की तरफ से आ रही थी और यह बहुत दर्द भरी थी। सर, कौन रो रहा है? छोटू डर गया। पता नहीं, मैंने कहा। यह उसका जाल हो सकता है, पर आवाज इतनी असली लग रही थी कि किसी भी इंसान को दया आ जाए, जैसे कोई सच में तकलीफ में हो। मैंने धीरे से मंदिर के गेट से बाहर झांका। मैंने देखा कि हाईवे के बीचों बीच जहां बस रुकी थी वहां कोई नहीं था। बस जा चुकी थी, पर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। वह आदमी रो रहा था और उसने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से मदद मांग रहा हो। अरे भाई, क्या हुआ? मैंने जोर से पूछा। उस आदमी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वह डर से कांप रहा था। अरे भाई, मुझे बचाओ, मेरा बेटा नाला में गिर गया है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह वही नाला था जहां छोटू गिरा था। मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मैंने कहा। मैं जानता हूं वह नाला कहां है। नहीं, मत जाओ, छोटू पीछे से फुसफुसाया। यह झूठ है, वह औरत है। पर मुझे उस आदमी पर दया आ गई। उसकी आंखों में असली दर्द था। तुम यहीं रहो छोटू, मैं जल्दी से देख कर आता हूं। मैंने टॉर्च उठाई और हाईवे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, वह आदमी मेरी तरफ भागा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने उसके साथ नाले की तरफ चलना शुरू किया। तुमने नीले कपड़े पहने किसी औरत को देखा? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, बस अंधेरा था। मेरा बेटा, वह पानी में है। हम नाले के पास पहुंचे। वह यहीं कहीं था, आदमी ने कहा। मैंने टॉर्च नाले के गंदे पानी में डाली। पानी में कुछ नहीं था। तभी मैंने उस आदमी के चेहरे पर गौर किया। वह अब रो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने पूछा। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने अपने कपड़े खींचे। उसके कपड़े जो सूखे थे अब गीले होने लगे और उनके रंग बदलने लगे। वह आदमी मुड़कर एक स्त्री बनने लगा। उसके कपड़े नीले होने लगे। मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, रंजीत। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसने अपना मुंह खोला। वही काला गाढ़ा झाग निकलने लगा। उस भयानक दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस आदमी पर मैंने दया की थी वह अब उसी नीले साड़ी वाली भूतनी में बदल रहा था, जिसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज गहरी गरज में बदल गई। मैं तुझे मारूंगी रंजीत। तूने मेरे बेटे
को पानी से निकाला। मुझे समझ आया कि उसने छोटू को नाले से खींचने के लिए मुझे फंसाया था। वह बेटा नहीं बल्कि शिकार था। मैं अपनी पूरी ताकत से पीछे हटा। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई और नाले के किनारे गिर गई। तुम झूठ बोल रही हो, मैं कांपते हुए बोला। उस भूतनी ने एक खौफनाक मुस्कान दी और उसकी लाल आंखें जलने लगी। झूठ नहीं, पानी सच है। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। उसके कपड़े और शरीर से लगातार काला गंदा पानी रिस रहा था। मैं तुरंत मुड़ा और भागना शुरू कर दिया। इस बार मैं मंदिर की तरफ नहीं भागा क्योंकि मुझे लगा कि वह अब जानती है कि मैं कहां छिपा हूं। मैं हाईवे की विपरीत दिशा में भागा। भागते भागते मुझे लगा कि मैं उससे तेज भाग रहा हूं, पर मुझे पता था कि वह हवा में तैर सकती है। तभी मेरे कानों में छोटू की असली आवाज सुनाई दी। सर, पानी, पानी से दूर भागो, आग लाओ। वह आवाज बहुत कमजोर थी, पर मुझे हिम्मत मिली। छोटू अभी भी मंदिर में था और वह मुझे चेतावनी दे रहा था। मुझे आग याद आई। बुरी आत्माएं आग से डरती है। मैंने दौड़ते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे पास बीड़ी और माचिस थी। मैं तुरंत सड़क से हटकर सूखी झाड़ियों की तरफ भागा। मैं रुक गया। मैंने माचिस निकाली और एक तीली जलाई। जैसे ही छोटी सी आग जली, उसके पीछे हाईवे पर खड़े उस भूतनी ने एक तीखी चीख मारी। वह अब मुंह तक नहीं आ रही थी। वह आग की छोटी सी लौ से भी डर रही थी। मैंने एक और तीली जलाई। अब मेरे हाथ में 2 जलती हुई तीलियां थीं। मैंने देखा कि भूतनी हाईवे पर पूरी तरह से रुक गई थी। उसकी लाल आंखें अब छोटी हो गई थीं, जैसे वह दर्द में हो। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने सोचा, मैं पूरी रात सिर्फ माचिस की तीलियां जलाकर यहां नहीं खड़ा रह सकता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मुझे अपनी ट्रक याद आई। ट्रक के केबिन में डीजल की एक छोटी सी बोतल रखी थी, जिसका उपयोग मैं इंजन की सफाई के लिए करता था। और सबसे जरूरी, मेरे पास ट्रक में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति भी थी। मुझे उस भूतनी को भटकाना था और ट्रक तक पहुंचना था। मैंने दोनों जलती हुई माचिस की तीलियों को झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। सूखी झाड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। धुआं और तेज रोशनी फैली। भूतनी ने एक और भयानक चीख मारी और पीछे हटने लगी। वह आग की तरफ नहीं देख रही थी। मैंने आग और धुएं का फायदा उठाया और वापस मंदिर की तरफ भागा, जहां छोटू था। मैं मंदिर में घुसा। छोटू अभी भी बेहोश पड़ा था। छोटू, उठो, मैंने उसे हिलाया। वह उठा। वह बहुत कमजोर था। सर, आग लगाई? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, अब हमें ट्रक तक पहुंचना होगा, जल्दी। हम दोनों लड़खड़ाते हुए मंदिर से बाहर निकले और हाईवे की तरफ भागे। आग की लपटें अभी भी दूर से दिखाई दे रही थीं और भूतनी उसी आग की तरफ डर कर देख रही थी। हमने उल्टे रास्ते पर दौड़ना शुरू किया, जहां हमारा ट्रक खड़ा था। करीब 10 मिनट भागने के बाद हमें अपना ट्रक अंधेरे में दिखाई दिया, पर जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, हमने देखा ट्रक के केबिन के दरवाजे पर वही नीले साड़ी वाली भूतनी खड़ी थी। वह आग से दूर भागते हुए हमारी ट्रक के पास आ चुकी थी। उसने अब ट्रक को अपना घर बना लिया था। वह हमारे ट्रक के दरवाजे पर अपना सिर घुमाकर हंसने लगी। अब कहां भागोगे, रंजीत? उसकी आवाज अब ट्रक के हॉर्न जैसी गूंज रही थी। उसके लाल आंखें हमें घूर रही थीं। यह मेरा पानी है, अब यह तुम्हारा भी होगा। ट्रक के अंदर से उसी काले द्रव ने रिसाव शुरू कर दिया। वह काला द्रव ट्रक के दरवाजे से टपक रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। हम आग से दूर आए थे, पर अब हम सीधे उस मृत्यु के सामने थे जो हमारे ट्रक को अपना शिकार बना चुकी थी। मैंने छोटू को रोका। छोटू, तुम यहीं रुको, मैं उसे भटकाता हूं। हमें केबिन तक पहुंचना होगा। नहीं सर, मैं आपके साथ हूं। छोटू ने हिम्मत जुटाई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे पास बीड़ी का पैकेट और माचिस का सिर्फ एक डिब्बा बचा था। यह हमारा आखिरी संघर्ष था। ट्रक के केबिन के दरवाजे पर खड़ी वह नीले साड़ी वाली भूतनी अब हमारा आखिरी शिकार करने को तैयार थी। ट्रक के नीचे से जो काला पानी रिस रहा था, वह अब केबिन के दरवाजे पर चढ़ने लगा था। यह मेरा पानी है। उसकी आवाज अब ट्रक के अंदरूनी हिस्से से टकराकर लौट रही थी, जैसे हम पानी के अंदर हों। मैंने छोटू को कसकर पकड़ा। छोटू, तुम मेरी बात सुनो।
मेरे पास एक आखिरी प्लान है। क्या सर? उसकी आवाज थरथर आ रही थी। हमें केबिन के अंदर पहुंचना होगा। हनुमान जी की मूर्ति और डीजल की बोतल वहीं है। मैं तुम्हें आड़ देता हूं। मेरे पास माचिस की सिर्फ एक डिब्बी बची थी। मैंने छोटू के हाथ में माचिस दी। जैसे ही मैं चिल्लाऊं तो माचिस की 2-3 तीलियां जलाकर जमीन पर फेंकना, फिर सीधा यात्री वाली सीट की तरफ भागना। मैं ड्राइवर सीट से अंदर घुसकर दरवाजा बंद करूंगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब यह जीवन और मृत्यु का खेल था। मैंने जोर से आवाज लगाई, देख। जैसे ही भूतनी ने मेरी तरफ देखा, मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी का पैकेट निकाला और उसे ट्रक के पिछले पहिए की तरफ उछाल दिया। भूतनी का ध्यान एक पल के लिए भटका। वह थोड़ी सी पीछे हटी। अब छोटू, मैं चिल्लाया। छोटू ने हिम्मत की, माचिस जलाई और ट्रक के सामने की जमीन पर फेंक दी। एक छोटा सा आग का गोला जमीन पर भभका। भूतनी ने गले फाड़कर चीख मारी और डर कर उस छोटी सी आग से पीछे हटी। यह आग उसे दर्द दे रही थी। छोटू तुरंत भागकर ट्रक के यात्री दरवाजे की तरफ लपका। मैंने भी उसी पल ड्राइवर दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। पर मैं दरवाजा बंद कर पाता उससे पहले ही भूतनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक भयानक दहाड़ के साथ सीधे ट्रक के बोनट पर कूदी। धड़ाम! ट्रक बुरी तरह हिल गया। उसका सिर अब दरवाजे के खुले हिस्से से अंदर झांक रहा था। उसकी लाल आंखें और काली जबान मेरे बहुत करीब थीं। नहीं, बचोगे। मैंने बिना सोचे समझे सीट के नीचे हाथ डाला। मुझे हनुमान जी की छोटी मूर्ति मिली जो लाल कपड़े में लिपटी थी। मैंने मूर्ति को अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारा। धम! मूर्ति के लोहे के स्पर्श और पवित्र ऊर्जा से भूतनी ने एक दैत्य चीख मारी। वह चीख इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। उसके मुंह से काला गाढ़ा झाग निकलने लगा और उसका शरीर तेज भाप में बदलने लगा। सर, डीजल! छोटू चिल्लाया। मुझे मौका मिला। मैंने डीजल की बोतल उठाई, दरवाजे से बाहर जमीन पर डीजल की एक मोटी रेखा खींची और फिर माचिस फेंक दी। जय बजरंगबली! मैंने चिल्लाया। फट! ट्रक के चारों ओर आग की एक दीवार बन गई। ये डीजल की आग तेज, गर्म और लपटों से भरी थी। पानी पर आग का पलटवार। भूतनी ने अंतिम, भयानक और दर्द भरी चीख मारी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे गर्म तेल में पानी गिर गया हो। उसका पूरा शरीर तेजी से वाष्पित होने लगा। वह नीली साड़ी, लाल आंखें, काला झाग, सब एक विशाल बदबूदार काले धुएं के बादल में बदल गया। धुआं ऊपर उठा और फिर अंधेरे आकाश में तेजी से फैलकर गायब हो गया। आग धीरे धीरे बुझ गई। ट्रक केबिन में पूरी तरह से चुप्पी छा गई। मैं और छोटू सांसें रोके बैठे थे। मैंने धीरे से बाहर झांका। हाईवे पर सन्नाटा था। आग और झाड़ियों का धुआं अब भी उठ रहा था, पर वह औरत जा चुकी थी। मैंने अपने फोन में देखा। यह सुबह के 5:30 बज रहे थे। तभी पूरब दिशा में एक नारंगी लकीर दिखाई दी। सूरज निकल रहा था। सूरज की पहली किरण उस हाईवे के काले गीले डामर पर पड़ी। वह चली गई। सर, छोटू ने धीरे से कहा। मैंने उसे गले लगाया। हाँ छोटू, हम बच गए। हमने ट्रक को नहीं चलाया। हम जानते थे कि इस ट्रक में अब भी उसकी याद और उसका पानी हो सकता है। हमने केबिन से अपना जरूरी सामान उठाया, हनुमान जी की मूर्ति को माथे से लगाया और उस डरावने दिल्ली जयपुर हाईवे पर पैदल ही आगे बढ़ गए। हमने उस सड़क, उस मंदिर और उस नीली साड़ी वाली औरत के बारे में फिर कभी बात नहीं की। हमने बस इतना जान लिया था कि कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाईवे पर नहीं बल्कि जिंदगी के अंदर किए जाते हैं। और मैंने उस दिन के बाद कभी भी किसी भी सुनसान नाले के पानी को नहीं देखा।